गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सारन एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। चैप्टर 5 का टॉपिक विद्युत धारा। हम इस अध्याय में आवेश के गतिशीलता के कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि पिछले 4 अध्याय में हमने स्थिर आवेश के गुणधर्म, स्थिर आवेश के प्रभाव व उनसे जुड़ी हुई भौतिक राशियों का अध्ययन किया। आज से हम नए चैप्टर में डायनेमिक कंडीशन को देखेंगे कि जब आवेश गतिशील अवस्था में हो तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और आप पूरा वीडियो को देखें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स पिनाकल सहारन सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको लगातार टॉपिक मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकें। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा का परिभाषा है, हमने आवेश पढ़ा था जो पदार्थों का गुणधर्म था। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी जब आवेश गतिशील अवस्था में हो तो वो किस दर से प्रवाहित होता है, किस दर से वो गतिशील है, उसे हम धारा कहते हैं। इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आवेश से संबंधित 2-3 बातें ध्यान रखनी हैं, और वो बातें हमारे धारा में भी काम आएंगे। दोनों को कंपैरिजन देखेंगे हमने देखा था कि आवेश अदिश राशि थी, तो धारा क्या है। धारा का अगर फॉर्मूला देखें, I बराबर है Q/T। ये इसका फॉर्मूला है, आवेश बटे हुए समय। तो समय की कोई दिशा होती ही नहीं, तो आवेश की जब कोई दिशा नहीं है तो धारा की भी कोई दिशा नहीं होगी। और आवेश अदिश राशि थी तो धारा भी क्या है, अदिश राशि है। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि धारा, जब किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, फिर भी हम इसे सदिश राशि नहीं मानते, इसे अदिश राशि ही माना जाएगा। इसका मैंने कारण भी दिया है कि हम धारा को अदिश राशि क्यों मानते। तो पहली चीज़ ये नोट कर लें कि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। दूसरी बात ध्यान रखें, मूलभूत राशि है ये। हम 11वीं क्लास के अंदर जब भौतिक विज्ञान का चैप्टर पढ़ते हैं तो 2 प्रकार की भौतिक राशियों की चर्चा करते हैं, मूलभूत और व्युत्पन्न राशियाँ। मूलभूत राशि जो 7 थी संख्या में, उनमें एक राशि थी धारा, विद्युत धारा, जिसका मात्रक है एम्पियर। तो ये ध्यान रखना कि यह मूलभूत राशि है जिसका मात्रक है एम्पियर है। और धारा का फॉर्मूला क्या हो गया, आवेश बटे हुए समय। अब जैसे ही धारा का सूत्र हमें पता लग गया, I बराबर है Q/T। यदि 1 कूलाम आवेश हो और 1 सेकंड के लिए ही प्रवाहित किया जाए तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर के। तो 1 एम्पियर की परिभाषा बन जाएगी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धारा के SI मात्रक को परिभाषित कीजिए। इसका मतलब 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। किसी बंद परिपथ में किसी स्थान से, किसी निश्चित स्थान की बात की है इसने, किसी तार के अंदर, किसी चालक तार के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है, आवेश प्रवाहित होता है, तो उसकी बात करता है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये इसकी परिभाषा है कि किसी बंद परिपथ में, क्योंकि अगर परिपथ बंद नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना। इसलिए बंद परिपथ शब्द हमने प्रयोग किया है। तो 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए अगर प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में जो धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है मैंने, ये डार्क लाइन बनाई है जो, इसको देख लेना। ये क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत धारा किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, फिर भी यह अदिश राशि है, क्यों। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विद्युत धारा सदिश है या अदिश, व्याख्या कीजिए।
क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि विद्युत धारा सदिश है या अदिश, कारण बताइए। तो उस समय आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, परिपथ में धारा की दिशा प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है जब परिपथ बनाते हैं तो तीर के निशान से इसकी दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि यह सदिश राशि है। देख लीजिए, अगर हम परिपथ में धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं एरो साइन से, तीर के निशान से, तो उस तीर के निशान का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये सदिश राशि है। फिर भी कैसी राशि है धारा? अदिश राशि। यह अदिश राशि है क्योंकि यह कारण है, क्योंकि यह सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती। सदिश नियमों योग का मतलब होता है वेक्टर सम लॉ। वेक्टर लॉ को ये ओबे नहीं करती। उसका कारण भी दिया है, दो सदिशों का योग इनके मध्य बने कोण पर निर्भर करता है। जैसे ये एक सदिश है ए और एक सदिश है ये बी, और इनके बीच में कोण थीटा बनता है। तो इनका परिणामी मान जब निकालते हैं तो आर परिणामी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा का रूट। तो यहाँ आप देखेंगे इन दोनों सदिशों के मध्य बने कोण का इसके परिमाण पर प्रभाव पड़ेगा। जबकि धारा के केस में अगर इधर धारा I1 है, इधर धारा I2 है, इनके बीच कोण 60 डिग्री है, तो परिणामी धारा I बराबर है I1 प्लस I2 ही होगी। यानी I1 और I2 यानी दो तारों के मध्य जो कोण बना है यह धारा के मान को प्रभावित नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखनी है, परंतु धारा में कोण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा सदिश है या अदिश, व्याख्या कीजिए या कारण बताइए, तो आप ये बात इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं वो है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी बोलते हैं इसको। ये क्या चीज़ है? ये कहता है कोई भी चालक तार होगा, ये हमारा चालक तार है। चालक तार का ये वाला जो भाग है ये अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी क्षेत्रफल है इसका ये वाला भाग, इसके लंबवत भाग को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। धारा हमेशा द्विविमीय संरचना में प्रवाहित होती है, ये त्रिविमीय में नहीं होती। यानी 3D में मोमेंट नहीं करती है, 2D में मोमेंट करेगी। इसलिए हम इसमें क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ध्यान देना, एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है। और धारा घनत्व का फॉर्मूला लिखना हो तो इसको तो J से तो प्रदर्शित करते हैं, धारा बटे हुए क्षेत्रफल। तो जब धारा और क्षेत्रफल, और हमने ये चीज़ देखी हुई है कि क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है कि क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में, यानी जो हमारा पृष्ठ होता है उसके लंबवत दिशा में इसका अभिलंब होता है, यानी एक निश्चित दिशा होगी ये। तो क्षेत्रफल यहाँ सदिश की तरह काम करेगा। सदिश की तरह काम करेगा तो धारा घनत्व भी क्या होगी? सदिश राशि हो जाएगी। ध्यान रख लेना, धारा अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। इसकी दिशा होती है और इसकी दिशा जिस दिशा में धारा प्रवाहित होगी उसी के अनुदिश होगी। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। मात्रक अगर इसका लिखना हो तो आप देख सकते हैं कि धारा बटे क्षेत्रफल, धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर। और विमा सूत्र लिखना हो तो हम विमा सूत्र बना सकते हैं। एम्पियर का तो ए हो जाएगा और मीटर स्क्वायर का L2। इसको रीअरेंज करेंगे तो M0 L-2 T0 A-1। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि धातु या चालकों में कोई भी चालक पदार्थ होता है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिसको, दोनों तरह के होते हैं। वो हमने पिछले चैप्टर में सेकंड टॉपिक में पढ़ा था, मुक्त इलेक्ट्रॉन व बंध इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ केवल उन इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे जो आवेश वाहक का काम करेंगे, और वो कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम इस अध्याय में या यहाँ पर जब हम भी बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे।
अब ये कहता है कि जब भी कोई चालक तार हमने ये ले लिया, एक धातु का तार ये लिया, इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे और कमरे के ताप पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो वो ऊष्मीय ऊर्जा इनको गतिशीलता प्रदान करेगी, इनके वेग को परिवर्तन करेगी, और वेग को परिवर्तन करेगी तो ये आसानी से विचरण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाएंगे, और आसानी से चले जाएंगे तो किसी वेग से जाएंगे ना। और ये जब तक सीधी रेखा में गति करेंगे जब तक किसी अन्य दूसरे इलेक्ट्रॉन या धातु आयन से टक्कर नहीं करेंगे। ध्यान देना इस बात पे, कोई भी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करके तब तक सीधी रेखा में गति करेगा जब तक उसकी टक्कर किसी अन्य इलेक्ट्रॉन या धातु आयन से न हो जाए। जैसे ही धातु आयन से उसकी टक्कर होगी तो उसकी गति परिवर्तित हो जाएगी, ऊर्जा स्थानांतरण कर देगा प्रत्यास्थ टक्कर होने की वजह से, और जब ऊर्जा स्थानांतरण करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी भी हो सकती है, हो सकता है वो ऊर्जा और ले भी ले, जिससे उसके वेग में अंतर आ जाएगा। तो कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन का औसतन वेग यानी लगभग वेग 10⁵ मीटर पर सेकंड, यानी इतनी फास्ट स्पीड से चलते हैं ये। लेकिन इनकी दिशा सभी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी उसके अंदर उपस्थित हैं वे सभी इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होंगे। कोई इस दिशा में जा रहा है, कोई इस दिशा में चला गया, कोई इस दिशा में चला गया, कोई इस दिशा में चला गया, यानी रैंडमली मोमेंट है, यादृच्छिक गति है, भिन्न भिन्न दिशाओं में इनकी गति है। इसका वेग u1 है, दूसरे का u2 है, तीसरे का u3 है, चौथे का u4 है। और जब परिणामी मान देखेंगे यानी इन सब, और वेग क्या है, ध्यान देना, वेग क्या है, सदिश राशि है। और जब कुल परिमाण निकालेंगे तो सदिश राशि का जब परिमाण निकालते हैं तो आपको पता ही है कि हम सदिश नियम की लागू करेंगे और सदिश नियम में दिशा भी साथ में लेनी पड़ेगी। तो परिणामी मान है, जब कोई भी चालक है इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे और वो अलग अलग दिशाओं में सब गतिशील अवस्था में थे, तो उन सब का जोड़ करेंगे हम, सदिश योग करेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया कि अनियमित दिशा होने के कारण परिणामी वेग किसी विशेष दिशा में 0 रहता है। यानी अर्थात इसका मीनिंग ये हुआ कि वो एक नियमित और एक निश्चित दिशा में गतिशील नहीं होंगे। ये मैंने लिख के दिया है कि n इलेक्ट्रॉन मान लिए उनके वेग u1, u2, u3 डैश 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 un है, तो इनका औसत वेग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सभी वेगों को जोड़कर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से इसको भाग दे देना है, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर है। 0 क्यों होगा, क्योंकि इन सब का परिणामी वेग 0 हो गया, यानी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वेग से गतिशील होने के कारण उनका पूर्ण योग करते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है लाल पेन से, ये देखना, औसत वेग 0 होने के कारण बिना विभवांतर के चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती। इसलिए अगर कोई हमने तांबे का तार ये ऐसे रख दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, वो सब गतिशील हैं, लेकिन जब हम इसको छू के देखेंगे ऐसे, जब इसको हम ऐसे छू के देखेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, भले ही इलेक्ट्रॉन गतिशील है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि इनका औसत वेग 0 है। अब इसमें से धारा प्रवाहित करनी है तो हमें विभवांतर की आवश्यकता होगी, उस चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाना पड़ेगा। उसके बाद है अपवाह वेग या अनुगमन वेग भी बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये। अनुगमन वेग कह लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह लो, अपवाह वेग कह लो, कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। आप देखेंगे 2017-18 के सेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर में, अपवाह वेग किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकता है। अब देखिए, हमने बात की थी कि किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है जब तक उस पर बाह्य विभवांतर आरोपित नहीं किया जाता। अब हम बाह्य विभवांतर की बात करेंगे। ये हमने चालक तार लिया, इसके सिरों पर हमने एक बैटरी जोड़ दी, यहाँ
एक सिरे प्लस एक सिरा माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो विभांतर उत्पन्न हो जाएगा। प्लस उच्च विभव का सिरा है, ये निम्न विभव का सिरा है। तो जब एक उच्च विभव का सिरा है और एक निम्न विभव, ये उच्च वोल्टता है, ये आपकी निम्न वोल्टता है, जैसे ही विभांतर उत्पन्न होगा तो इसमें विद्युत क्षेत्र बनेगा, और विद्युत क्षेत्र बनेगा तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि आवेशित कण हैं, उन आवेशित कणों पर कूलाम बल लगेगा। क्योंकि किसी भी बाह्य क्षेत्र में ये हमने एक बाह्य क्षेत्र लगा दिया, इधर प्लस है और इधर माइनस है, यहाँ अगर हम किसी आवेश को रख दें तो इसके ऊपर क्या होगा, कूलाम बल लगेगा। बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में इसके ऊपर एक विद्युत बल लगेगा, और विद्युत बल इस पे किधर लगेगा, ऋण आवेश है तो क्षेत्र के विपरीत है, और धन आवेश है तो क्षेत्र की दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेशित, तो ये इस दिशा में जाएंगे, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होंगे। और वो बल किसके बराबर हो जाएगा, ये रहा, F बराबर है Q इंटू E होता है। Q क्या हो जाएगा, यहाँ आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश E से लिखते हैं, माइनस चिन्ह इसलिए लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और कैपिटल E क्या है यहाँ, विद्युत क्षेत्र। और हम जानते हैं न्यूटन के नियम से F इजिकल टू एम इंटू ए होता है, तो ये वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी ई अपॉन एम। यानी हमें ये पता लग गया जब भी हम विभांतर आरोपित करेंगे तो चालक के सिरों पर विभांतर के कारण उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे। और जैसे ही त्वरण होगा, त्वरण होता क्या था, वेग में परिवर्तन, dv अपॉन dt को बोलते थे, तो उनके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। और वेग में परिवर्तन हुआ तो उनकी गति को क्या कह लेंगे हम, अपवाह गति, अपवहन गति, अनुगमन गति, ड्रिफ्ट मोशन। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में परिवर्तन होना ही मोशन है। इसकी परिभाषा देख लीजिए अनुगमन की, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं, vd से। d का मतलब ड्रिफ्ट है, यहाँ पे इंग्लिश शब्द है, v वेलोसिटी को प्रेजेंट करता है वेग को, d ड्रिफ्ट को। एक आता है श्रांति काल। हाँ, एक बात और ध्यान देना, अगर बाह्य क्षेत्र जो हमने बाह्य क्षेत्र लगाया है, अगर बाह्य क्षेत्र 0 हो जाए, यानी हम बाह्य क्षेत्र आरोपित ही ना करें, तो ध्यान रखना अपवाह वेग 0 हो जाएगा। तो बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपवाह वेग 0 होता है, और बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति होगी, यानी बाह्य क्षेत्र लगाओगे तो अपवाह वेग होगा, अन्यथा नहीं होगा। श्रांति काल क्या कहलाता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला, मैंने कहा था ये जब तक सीधा चलता रहेगा जब तक किसी अन्य धातु आयन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से इसकी टक्कर नहीं हो जाती। तो दो क्रमागत या दो लगातार टक्करों के बीच के समय को, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक गया, इस टक्कर में करने में जो समय लिया उसको हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के परमाणुओं से लगातार टक्करों के बीच लगे समय को या लगे औसत समय को हम श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि में इसके मान होते हैं। अब हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग व विभांतर में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। किसी भी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभांतर उसके अपवाह वेग से कैसे संबंधित है, व्याख्या कीजिए। तो देख लीजिए, ये हमने एक चालक ले लिया, ये हमारा एक चालक है, इसके सिरों पर हमने वोल्टेज V आरोपित की है, विभांतर V लगाया है। ये जब विभांतर V लगाया तो इस चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न हुई। इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना ले लिया हमने, कैपिटल A, और इस चालक की लंबाई कितनी है, L। माना एक चालक जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। कोई भी चालक तार लोगे तो उस तार का कोई ना कोई तो क्षेत्रफल होगा और कुछ न कुछ उसकी लंबाई होगी। इसके सिरों के मध्य विभांतर V लगाया गया है। विभांतर कितना लगा दिया हमने, V।
जिससे चालक के सिरों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे ही आप विभवांतर आरोपित करोगे, यानी एक सिरे पर उच्च विभव और दूसरे सिरे पर निम्न विभव आरोपित करेंगे, तो आपका विद्युत क्षेत्र बनेगा, जैसा चित्र में दर्शाया। और हम जानते हैं, पिछले अध्याय में हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने बात की थी कि विभवांतर यानी विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ये होता है। विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध E बराबर है V/L। L क्या है? ये चालक के सिरों के बीच की दूरी। जिन सिरों के बीच की में हमने विभवांतर आरोपित किया है, यहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, V विभवांतर है और L लंबाई है। जो हमने चालक तार लिया है, इस चालक में मान लिया हमने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? N इलेक्ट्रॉन हैं। और इनके प्रारंभिक वेग क्रमशः, प्रारंभिक वेग कितने हैं? U1, U2, U3, UN हैं। तो प्रारंभिक औसत वेग निकाल लीजिए। प्रारंभिक औसत वेग क्या हो जाएगा? सभी वेगों को जोड़ो और उनको उनकी संख्या से भाग दे दो। और हम पहले पढ़ चुके हैं, जब तक बाह्य क्षेत्र न लगाया जाए तो प्रारंभिक औसत वेग का मान कितना होता है? 0। ये समीकरण 2 हमने इसको नाम दे दिया। अब बाह्य क्षेत्र के कारण लगने वाले बल से ये इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे। हमें इस बात का पता है कि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों को किसी बाह्य क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए तो बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत बल आरोपित होगा इन पर, जिसके कारण ये त्वरित हो जाएंगे। और त्वरण हमने ऊपर निकाला था, E = -e। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे हुए द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत बल लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन थे, ये विद्युत क्षेत्र था ये, तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? बल लग गया। जैसे ही बल लगेगा त्वरित होंगे तो इनके वेग परिवर्तन होंगे, क्योंकि त्वरण का मतलब क्या है? इनके वेग में अंतर या इनके वेग के मान को बदल देना। और हम गति के नियम जानते हैं, V बराबर क्या होता है? U+AT। V = U+AT। V क्या है? अंतिम वेग, U क्या है? प्रारंभिक वेग, A क्या है? त्वरण, और T क्या है? समय। तो मान लीजिए इस त्वरण के प्रभाव में सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः इस प्रकार बदलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? V1 = U1+AT1। दूसरे का क्या हो जाएगा? V2 = UT+AT2। इसी प्रकार n इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो जाएगा? Vn = UN+AT1। ये अंतिम वेग हैं, V1, V2, V3 Vn। ये सब क्या है? अंतिम वेग। हमने औसत अंतिम वेग निकालना है। V एवरेज क्या हो जाएगा? सभी वेगों को जोड़ो और उनकी संख्या n से भाग दे दो। ऊपर से मान रख दो, V1 का मान रख दो, V2 का, V3 का, V4 का। तो आप क्या देखेंगे? ये U1, U2, U3 सारे एक साइड आ जाएंगे, कॉमन ले लिया हमने। ये U3 वाले अलग ले लिए, n इसके नीचे आ गया, A सब में कॉमन आ गया, T वाले भी कॉमन है, T1 + T2 + T3 Tn अपॉन n। अब क्या हो गया? ये वैल्यू समीकरण 2 से देख लीजिए। औसत प्रारंभिक वेग 0 था, ये 0 रख दिया, ये A ऐसे का ऐसा रख दिया। ये टाउ क्या है? जिसको हमने श्रांति काल कहा था, औसत समय है। ये औसत समय को हम श्रांति काल या टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इतनी बड़ी इक्वेशन थी, वो घट के हमारी छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी। और त्वरण का मान हमें पता है, त्वरण का मान उठा के रख दिया यहाँ पे इस समीकरण में। तो हमने देखा V एवरेज = -E τ/m। ये हमने त्वरण का मान रखा। हम जानते हैं कि औसत अंतिम वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। ध्यान दीजिए परिभाषा पे, ऊपर हमने परिभाषा पढ़ी थी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों के अंतिम औसत वेग को क्या कहते हैं हम? अपवाह वेग। और अपवाह वेग को Vd से लिखते थे, तो ये Vd लिख दिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध क्या था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या था? V/L रख दिया। तो हम क्या देखेंगे? Vd = ये V को बाहर रख लिया हमने, विभव है ये ध्यान देना, ये क्या है? विभव। और ये अंदर रख लिया हमने, ये कांस्टेंट वैल्यू है। देखो E, ये वैल्यू कांस्टेंट कैसे है?
ई स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसकी वैल्यू 1.6 10⁻19। टाउ क्या है, औसत समय है, ये भी फिक्स हो जाएगा, ये तो बदलना ही नहीं है। क्यों नहीं बदलना, क्योंकि हमने ऊष्मीय या कमरे के ताप को परिवर्तित नहीं किया। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। एल चालक तार लिया है, उसकी लंबाई हम बदल नहीं रहे, तो ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट। तो वी डी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कैपिटल वी के। तो हम देख पा रहे हैं कि अपवाह वेग समानुपाती विभवांतर, ये हमारा संबंध हो जाएगा। तो अपवाह वेग विभव के या किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर के समानुपाती होता है। अब यहाँ से देखिए, इनके बीच में अगर ग्राफ बनाना पड़े, ये विभवांतर हो गया, ये अपवाह वेग ले लो इस, तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। यानी जैसे जैसे आप विभवांतर का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। अगर अब भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चे समझ सकें। आपको नेक्स्ट टॉपिक जैसे ही बनेगा वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।